हेलो माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, क्या लगा था आज एक ही एपिसोड दूंगी। इतना भी निराश नहीं करूंगी आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी को। अंश इस वक्त समारोह को अपनी गोद में उठा करके इस वक्त अपने ठीक सामने वाले टेबल पर बिठा चुके थे, जो कि पूरी तरह से ग्लास का था। और समारोह जो कि अब अंश की हाइट से थोड़ी ज़्यादा ही ऊंची हो चुकी थी। अंश जो कि अपने हाथों से उसे फीड कर रहे थे और वो अपने मुंह को बार बार खोल दे रहे थे। समारोह जो कि उन्हें बहुत छोटा छोटा बाइट खिला रही थी, जिससे अंश का पेट तो बिल्कुल भी नहीं भरने वाला था, मगर ठीक है, वो बस एडजस्ट कर रहे थे। और इस वक्त उनकी कुछ और भी मीटिंग्स थी, जो कि समारोह के यहाँ मौजूद होने की वजह काफ़ी डिले हो रही थी। मगर अंश को जब किसी चीज़ में एंजॉयमेंट मिलता था तो वो अपने काम को भी थोड़ा बहुत साइड कर सकते थे। और बात अगर समारोह की हो तो बिल्कुल। लंच खत्म होने के बाद समारा वहाँ से निकलने लगी थी, लेकिन जाते जाते एक भी बार अंश ने उसे कुछ भी करने के लिए नहीं कहा था और ना ही वो उसे हक किए थे। समारा जो कि एक बार पीछे की तरफ मुड़ती है, जहाँ इस वक्त अंश जो कि चुपचाप बैठे हुए अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे थे। वैसे तो उनका ध्यान इस वक्त समारा पर था, लेकिन वो उसे देखना नहीं चाह रहे थे। शायद वो चाह रहे थे कि इस बार का फर्स्ट स्टेप समारा ले। इतना कुछ तो समारा नहीं समझती, लेकिन वो धीरे धीरे अंश की तरफ आगे बढ़ते हुए उनको धीरे से टैप करते हुए कहती है, आप ज़रा खड़े हो जाएंगे क्या। अंश जो कि इस वक्त समारा की पूरी बातों को इग्नोर करते हुए दोबारा से फ़ोन स्क्रॉल करने लगे थे, और साथ ही वो क्रिश को टेक्स्ट करते हैं कि आए हुए लोगों को बोर्डरूम में बैठाया जाए, ताकि वो अपने कॉन्फ्रेंस को थोड़ी देर बात कर सके। लेकिन समारा जो कि उनके हाथ से फ़ोन को छीनते हुए कहती है, कुछ कह रही हूँ आपसे, खड़े हो सकते हैं प्लीज़। अंश कभी इस बात को जाहिर नहीं किए थे, लेकिन उन्हें अच्छा लगता था समारा का ये कॉन्फिडेंट लहजा, जब वो उन पर हक से गुस्सा करती थी, जब उनसे चिढ़ती थी और साथ ही उनको इरिटेट करती थी। उसकी बातों को सुनकर अंश झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहते हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं काम कर रहा हूँ। समारा जो कि अंश के कॉलर पर धीरे से अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहती है, मैं भी कुछ करने के लिए कह रही हूँ, उसे भी काम ही कहते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं छोटी हूँ और मैं आपको पैसे नहीं दे रही तो आप मेरे लिए काम नहीं करेंगे। खड़े होइए। अंश चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह बात मानते हुए जैसे ही खड़े हुए थे। सारा की गर्दन जो अभी तक तो नीचे की तरफ झुकी हुई थी, अंश को देखने के लिए अब उसे ऊपर उठाना पड़ता है अपनी गर्दन को। और वो अंश के टाई को धीरे से अपने हाथों से जोर से पकड़ करके उनके चेहरे को नीचे की तरफ झुकाती है और जोर से उनके सीने से लगते हुए कहती है, अगर मुझे हाथ लगाना होते तो लगा लिया करिए, मगर किसी और लड़की के करीब मत जाया करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। अंश जो कि अभी तक समारा को अपने हाथ से टच तक नहीं किए थे, और वो अभी भी अपने हाथों को पॉकेट में डाले हुए थे, जिससे समारा उनके हाथ को खींचते हुए कहती है, गुस्सा मत करिए प्लीज़। अंश अपने चेहरे को हल्का सा उसे दूर करके उससे अलग होते हुए कहते हैं, तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना मैं हाथ लगाता हूँ तो। समारा जल्दी जल्दी अपने सर को हाँ मिला करके उनकी बातों पर एग्री करते हुए कहती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप मुझे हाथ बस इधर उधर मत छुआ करिए, पर गले तो लगा सकते हैं ना। और ये बोल करके जैसे ही दोबारा से समारा उनके सीने से लगी थी, अंश भी उसके कमर पर धीरे धीरे अपने हाथ को सहलाते हुए कहते हैं, थैंक यू, अब आपका कंसेंट मिल गया तो फिर आज रात में कुछ अच्छा ट्राई करेंगे। समारा धीरे से अपने चेहरे को उठाकर कहती है, मैं इंतज़ार करूँगी आपका। अंश उसके फोर पर किस करते हुए कहते हैं, पढ़ाई भी कर लेना, जितनी गलतियाँ उतना ज़्यादा पनिशमेंट, याद है ना। अंश की इस बातों को सुन करके समारा को अब जल्दी जल्दी वहाँ से भागना था, ताकि वो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके। और फाइनली जाकर के अंश के दिल को जो सुकून मिला था, वो अपने दिल पर थोड़ा देर इसी तरह से हाथ रखे हुए थे, जैसे अभी तक समारा उनसे दूर गई ही नहीं है। और वो अपनी आंखों को बंद किए हुए समारा को इसी तरह से इमेजिन कर रहे थे। अपने मन में ही वो धीरे से कहते हैं, बस इसी तरह से मेरी पूरी जिंदगी बीत रहा है तुम्हारे पास। विरांशा जो कि कोर्ट से आने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, और वो सम्राट को मिलने के लिए कैफेटेरिया में बुलाया था, जहाँ सम्राट पहुँचते हैं मगर काफ़ी देर से। विरांशा को इंतज़ार करने की आदत नहीं थी, वो भी काफ़ी अच्छे घराने से बिलोंग करता था और उसे हर चीज़ें टाइम पर ही अच्छी लगती थी। सम्राट के इस तरह कैजुअल वे में वॉक करता हुआ उन्हें देख करके विरांशु गुस्से में आकर के पानी के एक ग्लास को अपने हाथ में लेता और जोर से उसे सम्राट के मुंह पर मारते हुए कहता है, तुम्हें मेरे टाइम की कदर नहीं है, बहुत हल्के में ले रहे हो तो मुझे सम्राट। ये सुनते ही सम्राट जो विरांशु के इस पूरे बदले हुए रूप को देखकर कहते हैं, बच्चा बड़ा हो गया है। और ये बोल करके वो अपने हैंकरचीफ को निकाल करके अपने चेहरे को पोंछते हुए कहता है, मूड अभी है नहीं मेरा लड़ने का, वरना इस गलती की सजा मैं हाथ काट कर दे सकता हूँ। विरांशु जो सम्राट पर नाराज होते हुए कहता है, आज हम केस हारते हारते बचे सम्राट, तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आ रही है। मैं नहीं चाहता कि समारा को, अब लगता है कि मुझे कोर्ट के केस से कोई भी फायदा नहीं मिलेगा।
और अपना तरीका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। कुछ सोचो, मुझे किसी भी हालत में उस अंश को अपने रास्ते से हटाना है, उसके लिए भले ही मुझे उसे मारना क्यों ना पड़ जाए। सम्राट ने अभी अपने चेहरे को पोंछा था और आराम से आकर के वो चेयर पर बैठ करके ऊपर की तरफ अपने गर्दन को लीन करते हुए कहता है। जिस तरह से सम्राट ने आराम से अपने चेहरे को सीलिंग की तरफ कर रखा था, इतना कैजुअल देख करके विरांशु झुंझलाते हुए कहता है, तू चाहता क्या है? तू नहीं चाहता कि मेरी बहन मुझे मिले, अंश मल्होत्रा से समारा को अलग किया जाए? सम्राट जो कि विरांशु की तरफ देखकर कहते हैं, मैं उस अंश मल्होत्रा को बर्बाद करना चाहता हूँ, बहुत बुरी तरह से, लेकिन मैं अभी मूड में नहीं हूँ। तुझे जो करना है तू कर। बात रही जहाँ तक कोर्ट के केसेस की, तो तुझे क्या लगा था कोर्ट के केस से तुझे कोई फ़ायदा मिलने वाला है? अगर तू कोर्ट के भरोसे है तब तो अपनी बहन को बोल ही जा, हमेशा हमेशा के लिए। विरांशु जो वहाँ से गुस्से में निकल गया था, और वहीं साथ ही वो एक बार पीछे मुड़ करके सम्राट की तरफ देखते हुए कहता है, तू डरता होगा अंश मल्होत्रा से, मैं नहीं डरता हूँ। ये बोल करके विरांशु जैसे ही निकला था, सम्राट भी उसके पीछे पीछे आने लगे थे, उन्हें ये बात बताने के लिए कि वो अंश मल्होत्रा से डरते नहीं है बल्कि उनसे नफरत करते हैं। ये बोलकर जैसे ही वो गुस्से में अभी विरांशु की तरफ जा पाता, उससे पहले ही एक लड़की जो कि आकर के उससे जानबूझ करके टकराते हुए कहती है, ओह सॉरी। जैसे ही सम्राट ने उस लड़की के टक्कर को अपने शरीर पर महसूस किया था, वो 3-4 कदम खुद ही पीछे हो गया था और खुद ही अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी, मैं रश में था। तभी जैसे ही सम्राट की नज़र उस लड़की पर पड़ी थी, जो कि काफ़ी हैरानी से सम्राट को देख रही थी, क्योंकि उसे तो यही लगा था कि सम्राट उसके साथ कुछ तो बुरा बर्ताव ज़रूर करेगा। लेकिन जैसे ही सम्राट ने उस लड़की के चेहरे को देखा था, वो गुस्सा भी सम्राट का गुस्सा एकदम से हाइपर हो गया था और वो दामिनी को घूरते हुए कहता है, तुम काली बिल्ली हमेशा मेरा रास्ता काट देती हो, जब मिलती हो टकराती रहती हो, अकल है या बेच खाई हो? दामिनी जो अपना हाथ उठाते हुए कहती है, ए सुनो, ज़्यादा ना मेरे साथ ना तू तड़ा करके बात करने की ज़रूरत नहीं है, तमीज़ से बात करो मुझसे। सम्राट जो गुस्सा करते हुए कहता है, तमीज़? हाँ, सम्राट मल्होत्रा से तमीज़ की उम्मीद कैसे रख सकती हो तुम? एक तो खुद आकर लड़ रही हो, ऊपर से बताऊँ मैं तुम्हें तमीज़ क्या होती है? पॉकेट में रख दामिनी जो फ़ोन को बगल के टेबल पर रखती है और ज़ोर से अपने दोनों हाथ से सम्राट को धक्का मारते हुए कहती है, दिखा अपनी पावर, क्या हुआ? और वो बार बार उसे इस तरह से धक्का मार रही थी कि सम्राट कुछ तो एक्शन ले, क्योंकि उसे शायद इस क्लिप को भी रिकॉर्ड करके किसी को शो करना था। लेकिन सम्राट जो कि बार बार धक्का खा रहा था, लेकिन एक बार भी उसने दामिनी को हाथ नहीं लगाया था। 3-4 बार यही करने के बाद सम्राट जो अब बहुत ही सख्त होकर के खड़ा हो जाता है, और जैसे ही दामिनी उसके क्लोज आई थी उसे धक्का लगाने के लिए, सम्राट उसके दोनों हाथ को पकड़ करके उसके पीछे मोड़ते हुए कहता है, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। तभी दामिनी जो अपना गर्दन बहुत ही कॉन्फिडेंट लहजे में टिल्ट करते हुए कहती है, और अगर गुस्सा आएगा तो क्या करोगे? मार दोगे मुझे? हाँ, बहुत बुरे बनते हो ना, तो मार दो। दामिनी के इस कॉन्फिडेंट लहजे को सुन करके सम्राट जो एकदम से दंग रहते हुए कहता है, तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? तुम्हें पता है मैं कितना डेंजरस इंसान हूँ? ये सुन करके दामिनी जो उसी पोजीशन में खड़ी रहने के बावजूद ही हंसते हुए कहती है, हाउ स्वीट, इतना प्यार से कोई गुस्सा करता है भला? सम्राट जो कि पीछे उसके हाथों को कस तो रहा था, मगर इस बात को बाउंड्री में रखते हुए कि ये सामने खड़ी लड़की है, कोई लड़का नहीं। और सम्राट को खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो उस लड़की की इतनी इज्जत कर क्यों रहा है। वो खुद ही उससे दूर जाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? दामिनी अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, कोशिश अच्छी कर रहे हो, ऐसे ही ट्राई करते रहे तो शायद किसी दिन बुरे बन जाओगे वाकई में, पर अभी तुम्हारे बस की बात नहीं है बुरा बनना। यह सुनते ही सम्राट जो बगल के रखे टेबल को एक ही झटके में अपने पैर से लात मार करके गिरा दिया था, और दामिनी को वार्निंग देते हुए कहता है, आइंदा से मेरे सामने मत आना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये चेहरा दुनिया कभी देख ही ना पाए। दामिनी जो अपने गिरे हुए फ़ोन को ज़मीन से उठाकर कहती है, देखती हूँ, फिर मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे सामने आने का, मिस्टर सम्राट मल्होत्रा। निरूपा जो कि जल्दी से दामिनी के पास आते हुए कहती है, मैम आप ठीक तो है ना, ज़्यादा तो हाथ दर्द? कि तभी दामिनी जो अपने दोनों कलाई को देखते हुए कहती है, क्या मर्द बनेगा ये, उसके हाथ में तो ताकत ही नहीं है, देखो कलाई लाल तक नहीं हुई मेरी। निरूपा जो कहती है, नहीं मैम, शायद वो आपको ज़्यादा हर्ट करना नहीं चाह रहे थे, अगर करना चाहती तो वो कर देते ना। यह सुन करके दामिनी जो कहती है, मेरा गेस सही था,
बंदा कोशिश कर रहा है बुरा बनने की, बन नहीं पा रहा है। इसके बारे में और डिटेल्स निकालो निरूपा। ये घर पर नहीं रहता है तो फिर कहाँ रहता है? और आखिर किसी को तो इसने अपना राज बताया होगा ना। मैं जानना चाहती हूँ इसे अच्छी तरह से। और अब अंश के साथ साथ मुझे भी दिलचस्पी आ रही है इस केस में। निरूपा जो खुश होते हुए कहती है, फाइनली कम से कम आप 28 साल की उम्र में अब शादीशुदा तो हो पाएंगी। ये सुन करके दामिनी जो कहती है, ओह हेलो, नो वे, 28 साल की नहीं हूँ मैं, सिर्फ 27 की हूँ। और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। 25 उम्र है मेरी, मार्केट में सब यही जानते हैं। वाकई उसकी जो एज थी उसके हिसाब से उसका चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लो करता था, बिल्कुल किसी जवान लड़कियों की तरह। और वो अपने आप को इस तरह से मेंटेन रखती भी थी। सम्राट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, और वो इस वक्त घर की तरफ निकल गया था, यानी कि मल्होत्रा मैंशन की तरफ। इस वक्त जयचंद्र भी अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रह रहे थे, और उनके भी बहुत सारे ऐसे आदमी थे जो कि उनके जान पहचान में काम किया करते थे। वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे कि जो दर्द शेखर मल्होत्रा को मिला है, बिल्कुल वैसा ही दर्द अंश को भी महसूस होना चाहिए। जयचंद्र को इतना तो पता था कि अंश के शरीर में वो ताकत नहीं है जो कि उनके दिल तक उनके दर्द को पहुंचा सकती है बात करके, बल्कि कोई और है जिसे मारने के बाद अंश को वाकई बहुत तकलीफ होगी। और वो दर्द अंश के चेहरे पर जयचंद्र बेसब्री से देखना चाह रहे थे। इस वक्त जो आदमी उनके ठीक सामने आकर के बैठा हुआ था, वो अपने हाथ में एक बड़ा सा टैबलेट लिया हुआ था और उसे एक एक करके जयचंद्र को दिखाते हुए कहता है, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला गया है साहब। आपको याद है वो मंत्री जो आए थे आपके घर पर? आपको कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन उन्हें मार दिया गया है। और हमें पूरा शक है कि यह काम आपके अपने पोते अंश ने ही किया है। जयचंद्र जो मुस्कुराकर कहते हैं, तो मतलब हमारे पोते को ये पहले से ही पता था कि ये लड़की आई कहाँ से है, और इसके बावजूद भी अंश ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखेबाजी किया। सम्राट ये बात नहीं जानता था कि समायरा और अंश जो कि इस वक्त मल्होत्रा मेंशन में आए हुए हैं। जयचंद्र ने बहुत ही बेरुखी के साथ शालिनी को आवाज लगाया था। शालिनी जी तो अपने कमरे से बाहर की तरफ आ ही गई थी। 3-4 आवाज सुनने के बाद वहीं साथ ही सम्राट जो कि इस वक्त 3rd फ्लोर अपने रूम की तरफ जा रहा था, वो भी नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया था। जयचंद्र जो कि शालिनी को काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाने लगे थे, और इतने बुरी तरीके से कि अब तो सम्राट को भी ये सब देखा नहीं जाता। और वो नीचे आते हुए गुस्से में कहते हैं, क्या चल रहा है यहाँ पर? सम्राट ने पहली बार जयचंद्र के सामने इस तरह आवाज उठाई थी। सावित्री जी भी बहुत ज्यादा डर रही थी जिस तरह से जयचंद्र गुस्से में थे। वही सम्राट को जयचंद्र रोकते हुए कहते हैं, ये हमारा मामला है, आप दूर रहिए सम्राट। और आपको सब कुछ पता था ना शालिनी जी? शालिनी जो कि अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं पापा जी? हमें तो कुछ नहीं समझ आ रहा। अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। और अब वो काफी गुस्से में समायरा की तरफ आवाज लगाना शुरू कर दिए थे। समायरा का रूम साउंड प्रूफ था, बाहर की आवाजें अच्छी तरीके से अंदर की तरफ नहीं पहुंचती थी, जिससे वो कुछ नौकरों को अंदर की तरफ भेज दिए थे समायरा को बुलाने के लिए। समायरा जो कि अब जैसे ही दरवाजे खोल करके बाहर की तरफ वहां पर मौजूद 2 स्टाफ जो कि उसके सामने अपना सिर झुकाए खड़े थे, और बाहर की आवाज अब समायरा को भी सुनाई देने लगी थी। जयचंद्र जो कि बार बार समायरा का नाम बहुत ही बुरी तरीके से लिए जा रहे थे, समायरा जैसे ही डरते हुए सीढ़ियों से नीचे की तरफ आ रही थी, जयचंद्र जो कहते हैं, आइए आपके बारे में बहुत कुछ पता चला है हमें। समायरा ने जैसे ये सुना था, सबसे पहला उसका ध्यान जाता है कि वो किसकी बेटी है। कहीं इस बारे में तो जयचंद्र को नहीं पता चल गया। वो अपने दिल पर हाथ रखे हुए भगवान की प्रार्थना करना शुरू कर दी थी। तभी जयचंद्र जो कि उसको अपने ठीक सामने बुला करके खड़ा कर दिए थे। समायरा डरते हुए अब आकर के जयचंद्र के सामने खड़ी हो चुकी थी, और फिर वो समायरा की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, या तो अभी के अभी मेरे घर से तुम बाहर निकलो, या तो धक्के मारकर तुम्हें घर से निकाल दूंगा। समायरा जो कि अपने चेहरे को नीचे करके अब बहुत जोर जोर से रोना तक शुरू कर दी थी, क्योंकि उसे इस तरह किसी की भी डांट सुनने की आदत नहीं थी। हाँ, उसे अपने बचपना की याद आ गई थी, जिस तरह से उसके मौसा जी उसको ट्रीट किया करते थे। समायरा जो कि रोते हुए अपने हाथों को जोड़ते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए अगर मुझसे कोई गलती हुई। तभी जयचंद्र जो उससे कहते हैं, गलती नहीं कहते, इसे गुनाह कहते हैं। और कितनी बेशर्मी के साथ आप हमारे सामने आंखें मिलाकर बात कर रही हैं। सम्राट जैसे ही समायरा को इतना ज़्यादा परेशान देखा था, वो जैसे ही अभी आगे बढ़ता, लेकिन फिर
उसकी एथिक जो कि उसको इसके लिए गवारा नहीं करती, और वो हल्का सा पीछे होते हुए कहता है, मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ, मेरी बीवी थोड़ी ना है, अंश की बीवी है। और फिर वो समारा को देख करके कुछ याद करते हुए अपने फ़ोन को अपने हाथ में ले लिया था और आकर के किसी को कॉल मिला देता है। दूसरी तरफ इस वक्त अंश के अपने काम में बिजी थे और वो इस वक्त किसी के भी फ़ोन उठाने के तो मूड में नहीं थे, लेकिन बार बार कॉल आने की वजह से अंश की फ्रस्ट्रेशन में बिना फ़ोन की तरफ एक भी बार देखे फ़ोन उठाते हुए कहते हैं, क्या है। दूसरी तरफ से काफ़ी स्ट्रिक्ट आवाज़ आई थी, तेरी वाइफ को तेरी ज़रूरत है, जितने जल्दी से जल्दी हो सकता है आ जा, क्योंकि मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगा। और ये बोल करके सम्राट ने फ़ोन कट कर दिया था और समारा की हालत को देख करके वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहा था और जयचंद्र को संभालते हुए कहता है, कर क्या रहे हैं आप और हुआ क्या है ऐसा। तभी जयचंद्र जो कि अपने हाथ में लिए टैबलेट को सम्राट की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, बहुत शौक है ना जानने का, तो लो जानो, तुम्हारे भाई की बीवी ये सब करती थी पहले, शर्म आएगी तुम्हें भी देख करके। सम्राट ने जैसे ही इस वक्त सामने टैबलेट की स्क्रीन की तरफ देखा था, वो जयचंद्र की तरफ देखते हुए कहते हैं, बहुत बुरी चीज़ है, कोई बात नहीं, पर आप पहले उसकी कहानी तो सुन लीजिए। ज़रूरी थोड़ी ना कि हर बुरी चीज़ जो दिखती हो वो वाकई बुरी हो। ये बोल करके वो समारा के चेहरे की तरफ देखना तो चाहे थे, लेकिन फिर उनकी नज़र नीचे की तरफ झुक जाती है, क्योंकि समारा के साथ उन्होंने भी बहुत गलत बिहेवियर किया था। ये बात पहले से ही सम्राट को पता थी, जो जयचंद्र को अभी अभी पता चली थी कि समारा कभी रेड लाइट एरिया में भी थी और इस तरह उसे कोठे पर ज़बरदस्ती बिठाया गया था। ये बात सम्राट जानते थे, लेकिन जयचंद्र नहीं। जयचंद्र गुस्से में अब समारा की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे, एक एक कदम बढ़ाकर, और वहीं समारा को मजबूरी में पीछे की तरफ जाना ही पड़ रहा था। और फाइनली वो आकर के अब इस पूरे मेंशन के मेन गेट पर खड़ी थी, और जैसे ही अभी उसका पैर एक और कदम पीछे जाता वो डिसबैलेंस होकर के गिर सकती थी। सम्राट जो चाह कर भी जयचंद्र को रोक नहीं पा रहे थे, और वो पीछे मुड़ते हुए अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाकर गुस्से में कहते हैं, कभी तो टाइम से आ जा अंश। वो ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते थे इस मैटर में, क्योंकि ऑब्वियसली ये उनकी फैमिली का मैटर थोड़ी ना था, ये तो अंश का मैटर था। और सम्राट को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो कुछ बदल से रहे, उनके सिम्टम्स और बदलने की वजह तो उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन दूसरे लोग को इस बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ रहा था। वहीं अभी समारा जिस तरह से जयचंद्र की बातों को सुनते सुनते एक और कदम पीछे की तरफ बढ़ाती है, और जैसे ही अभी वो डिसबैलेंस होकर के गिरने वाली होती है, तभी किसी ने आकर के उसे थाम लिया था। समारा गिरते हुए आवाज़ करती है, आउच। और जैसे उसकी आवाज़ आई थी, सम्राट भी परेशान होकर के पीछे की तरफ मुड़ गया था, लेकिन फिर वो अपने चेहरे पर एक हल्की से स्मार्क लाते हुए कहता है, साला हमेशा हीरो टाइप एंट्री देनी होती है। और अब जाकर के सम्राट को थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ था, और अब वो इन सारे बोरिंग ड्रामा को और ज़्यादा बर्दाश्त ना करते हुए अपनी रूम की तरफ निकल गया था। तभी जयचंद्र जो कि अंश के सामने आते हुए कहते हैं, मत बचाइए इस लड़की को, आज इसे अपने इस घर से निकाल कर रहूँगा मैं, कितनी बेशर्म है ये आपको पता भी है। तभी अंश जयचंद्र की तरफ एक बार देखते हैं और एक बार गिरी हुई समारा की तरफ, और उसे थामते हुए कहते हैं, इतनी तेज आवाज में आपने मेरी बीवी से बात की है, हिम्मत कैसे हुई। उन्होंने बहुत ही धीरे बोला था, लेकिन जो सार्केस्टिक टोन इस वक्त वो यूज़ कर रहे थे, आसपास के लोग भी अब अपने चेहरे को झुका चुके थे, क्योंकि सबको अंदाज़ा हो चुका था कि अब होने क्या वाला है। जयचंद्र जो कि अंश को वार्निंग देते हुए कहते हैं, हम बता रहे हैं आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा, हटा दीजिए हमारे नजरों से, इसको बहुत दूर लेकर जाइए और कभी ये लड़की हमें नजर ना आए, और हाँ, हम आपके साथ इस लड़की का रिश्ता होने नहीं देंगे, आपको अभी के अभी से डिवोर्स देना होगा अंश मल्होत्रा। यह सुनते ही अंश अपने चेहरे पर हल्की से स्माइल आते हुए कहते हैं, मैं, आपको लगता है कि अंश मल्होत्रा समारा को डिवोर्स देगा। और वो समारा को धीरे से अपनी बाहों में उठा करके उसे ठीक तरीके से खड़े करते हुए कहते हैं, चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें। समारा अंश की तरफ देख करके अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहती है, नहीं, इनकी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। तभी अंश उसके आंसू को पोंछते हुए कहते हैं, गलती तो उन्होंने कर दी है, तुम्हें नहीं रुलाना चाहिए था। और वह समारा की कलाई को अपने हाथों में पकड़ करके अब उसी दहलीज से समारा के साथ ही अंदर की तरफ आते हैं, जहां जयचंद्र उनको रोकते रह गए थे। जैसे ही अभी जयचंद्र मल्होत्रा एक कदम और समारा की तरफ आगे बढ़ाए थे उसे डराने के लिए, अंश वार्निंग देते हुए कहते हैं, योर वन मूव टुवर्ड्स माई वाइफ,
और ये बोल कर कि उन्होंने अपने हाथ में गन ले ली थी और सावित्री जी की तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं, इट्स गोना एंड योर वाइफ फॉर एवर। जयचंद्र के साथ आया हुआ वही आदमी जो कि मंत्री जी का ही आदमी था और वो जयचंद्र के लिए भी काम करता था, वो बार बार सिर्फ अंश को यही समझाए जा रहे थे, आपको कोई अंदाजा नहीं कि लड़की कितनी गिरी हुई है, आप इसे अपने साथ नहीं रख सकते और इस लड़की के पेट में हमारे खानदान का वंश तो बिल्कुल नहीं आ सकता। हम बता रहे अंश, अगर आपने इसे बाहर अभी के अभी नहीं किया तो। तभी अंश पूछते हैं, तो जयचंद्र के पास अब कोई बात बची ही नहीं थी बोलने के लिए। तभी वो शालिनी जी की तरफ देखते हैं जो कि हमेशा से उनकी वीक पॉइंट थी। तो हम इनके साथ आपको बाहर निकालेंगे और साथ ही आप सबसे अपने घर का और अपने खानदान का रिश्ता तोड़ देंगे। तभी शालिनी जी जो कि जयचंद्र से कहती हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये करना सही है तो तोड़ दीजिए हमसे रिश्ता, और बच्चा भी क्या है इस घर में, सिर्फ निराशा के अलावा मुझे भी अब इस घर में रहने का बिल्कुल मन नहीं करता। और फिर वो अंश की तरफ देखकर कहती है, मेरी वजह से तो अपनी बीवी को कभी मत छोड़ना अंश। अंश जयचंद्र की तरफ देखते हैं जो कि बार बार उनको इस सिर्फ यही बात कन्विंस करने में लगे हुए थे कि समायरा बहुत ही गिरी हुई कैरेक्टर की लड़की है, और साथ ही उन्होंने तो इतना तक बोल दिया था ये तो मंत्री के भी साथ। कि तभी अंश कहते हैं, क्या उनके साथ सो चुकी है? कितने लोग के साथ सो चुकी है? जैसे समायरा ने ये सुना था वो अंश की तरफ अजीब नज़रों से देखने लगी थी। अंश उसको हिम्मत दिला करके खड़ा करते हैं और जयचंद्र के सामने आकर पूछते हैं, बताइए मिस्टर जयचंद्र मल्होत्रा, कितनों के साथ सो चुकी है? गिनती भी तो कर ही ली होगी ना आपने। मेरे सामने बिना प्रूफ के तो आप कोई बात करेंगे नहीं। जयचंद्र अंश को गुस्से में देखते हुए कहते हैं, किस तरह की बेहुदी बात कर रहे हैं आप? आपको ज़रा भी शर्म आ रही है कि आपकी बीवी? कि तभी अंश कहते हैं, शी इज़ माई वाइफ एंड दैट्स एंड ऑफ द डिस्कशन। मेरी बीवी है, वो जो मन चाहे वो करे, किसी और को उंगली उठाने का हक नहीं दिया मैंने उस पर। और आपको क्या लगता है अगर मैं ये काम करता तो मैंने कितनी लड़कियों के साथ रातें बिताई हैं, आपको उसके बारे में कोई अंदाज़ा है? आपके बड़े पोते कितनी लड़कियों के साथ सोए हैं, अंदाज़ा है आपको? तभी जयचंद्र जो कहते हैं, मगर ये लड़की। कि तभी अंश उनको पॉइंट करते हुए कहते हैं, वो लड़की है तो उसकी इज्जत है, और वो भी इस वजह से क्योंकि वो अपनी खुशियाँ एंजॉय नहीं कर सकती। उसका शरीर कोई खिलौना नहीं है, जो मन चाहे आए हाथ लगाए उसे यूज़ करके फेंक दे। और मैंने उसके शरीर से प्यार नहीं किया है। अगर वो वाकई में ही उस जगह की लड़की होती और मैं उससे प्यार करता तो मैं उसे अपने साथ भी रखता। और हाँ, सब कुछ जानने के बाद ही उससे मोहब्बत की है। और अब चाहे उसके बारे में मुझे कुछ भी पता चले, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। और सिर्फ उसके शरीर से मोहब्बत नहीं की है, उसकी सोल से मोहब्बत की है, जो बहुत प्योर है, और ये बात मुझसे अच्छा और कोई नहीं जान सकता। एंड फ्रॉम नाउ स्टे अवे फ्रॉम माई वाइफ। ये सारी बातों को इस वक्त कोई अपनी नज़रों से काफ़ी प्राउडली देख रहा था। सम्राट जो कि इस वक्त रेलिंग के पास खड़े होकर के अंश की एक एक बातों को नोट कर रहे थे और अपने गालों पर अपना हाथ टैप करते हुए कहते हैं, बंदा इतना भी बुरा नहीं है वैसे।